हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक अन्य जन आंदोलन। अभी कौन कौन से जन आंदोलन हुए थे उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, थ्योरी क्लास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम अपने क्वेश्चंस लगाने वाले हैं, जहाँ पर हमने जो भी पढ़ा है उसकी प्रैक्टिस होगी और साथ ही साथ यहाँ पर विस्तृत व्याख्या को भी लेते हुए चलेंगे। तो ये जो हमारी बुक है वो है सामान्य अध्ययन पुनरावलोकन, जो कि आपके सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। लाइक आप सीटेट, केवीएस, पीआरटी, DSSS के साथ साथ यूपीपी, यूपीआरओ, एआरओ, बीपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, लेंगे अपना पहला प्रश्न कि प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? ऑप्शन ए है शरत चंद्र चटर्जी ने, बी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सी है बरींद्र घोष ने और डी है दीनबंधु मिश्र ने। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीनबंधु मित्र। जिसमें किसका वर्णन किया गया है? तो नील दर्पण में जो नील की खेती करवाई जा रही थी उससे संबंधित जो वर्णन है वो इस पुस्तक में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है आपके सामने और प्रश्न कुछ इसी प्रकार है कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है? प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि नील दर्पण है नाटक है, कहानी है, पत्र है या पत्रिका है? तो याद रखेंगे कि नील दर्पण एक नाटक है और जिसके रचनाकार कौन है? तो दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यहाँ जितनी भी बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है वो आपके सामने, और आप देख रहे होंगे कि ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कि पतन हुआ? ऐसा क्या कारण बना जिससे नील की खेती कम की जाने लगी? तो ऑप्शन ए है नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध। नेक्स्ट है आपका नई खोज के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभ होना, यानी कि अलाभकर होना। नई नई खोजें हो गई और विश्व के बाजार में इसकी कीमत गिर गई, इस कारण जो है नील की खेती का ह्रास हो गया। नेक्स्ट आपके सामने सी ऑप्शन है कि नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा विरोध किया जाना, और डी है उत्पादकों के ऊपर सरकार का नियंत्रण। तो जिस किसी ने भी पहला सेशन अटेंड किया है, आई होप वो आसानी से अपना क्वेश्चन हल कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। जब नई नई खोजें हो गई तो विश्व के मार्केट में इसकी जो कीमत थी वह घट गई, और जिस कारण लोगों ने इसकी खेती करना कम कर दिया। तो देख लेंगे, नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। कैसा पौधा है? तो उष्णकटिबंधीय फसल है, जो कि 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकतर यूरोपीय देशों के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये वहाँ के उत्पादन की नील के द्वारा नील के कह सकते हैं एवरेज में ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा टिकाऊ और ज़्यादा अच्छा होता था। साथ ही साथ वह इसे यहाँ से कम दाम में खरीद भी पाते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती व भारत में बढ़ावा इसे दिया गया। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 30% था, यानी कि जो भी ब्रिटेन नील आयात करता था अन्य देशों से और भारत से, तो उसमें अगर अकेले भारत की बात की जाए तो लगभग 30% अकेले भारत से ही आयात किया जाता था। 1810 ईस्वी में बढ़कर के 95% तक हो गया। और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योगों को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो मुख्य कारण क्या था कि विदेशी व्यापार में आपके जो अन्य रंग थे उनका बोलबाला हो गया और भारतीय नील को उतना ज़्यादा महत्व नहीं मिलने लगा, क्योंकि जर्मनी में जो डाई बन रही थी उसकी जो मांग थी वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, सरोजनी नायडू, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आंसर क्या हो जाएगा राइट? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और इस समय कौन सी पुस्तक थी इनकी? तो इनकी पुस्तक का नाम था आनंद मठ, और आनंद मठ से ही वंदे मातरम को लिया गया है। प्रश्न पूछा जाए कि वंदे मातरम सबसे पहली बार कहाँ गाया गया, तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह के जी के अध्यक्षता में इसे सबसे पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया था। जबकि ये लिखा किसने था, किसके द्वारा इसे रचित किया गया? तो ये था बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। वहीं अगर हम बात करते हैं सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू ने क्या किया था? इन्होंने 1925 के
कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी कांग्रेस की। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आनंद मठ पुस्तक है, उपन्यास है, इसकी कथा वस्तु किस पे आधारित है, यानी किसे आधार मान करके रचित की गई। चुआर विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर, पालीगर विद्रोह पर या तालुकदारों के विद्रोह पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी सन्यासी विद्रोह के कारण ही इसको ही आधार मान के बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास की रचना की और जिसका नाम था आनंद मठ, और इसी से वंदे मातरम को लिया गया। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह शानी की अध्यक्षता में इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया। बार बार से चीज़ें रिकॉल करने से क्या होता है कि हम उन चीज़ों को कभी भी भूल नहीं पाते हैं। अगला है आपके सामने प्रश्न कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखित किया है या उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है। तो ऑप्शन है आपके सामने भील विद्रोह, बी है रंगपुर और दीनापुर विद्रोह, सी है विष्णुपुर और वीरभूमि विद्रोह और डी है सन्यासी विद्रोह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सन्यासी विद्रोह। किसने लिखा इसके बारे में, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्या लिखा, तो उपन्यास लिखा, याद रखेंगे ये उपन्यास है, जबकि दीनबंधु जी ने जो आपका नील दर्पण लिखा है वह क्या था, एक नाटक था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की। तो दीनबंधु मिश्र ने। तो दीनबंधु मिश्र ने जो नील आंदोलन आपका चल रहा था उसे ख्याति प्रदान की थी नील दर्पण नामक नाटक की रचना करके। वहीं अगर बात की जाए बंकिम चंद्र चटर्जी की, तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। देखिए वही प्रश्न बार बार आ रहा है, यानी कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है और इसके अलावा भी कई परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चुआर विद्रोह, रंगपुर, विष्णुपुर, सन्यासी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सन्यासी विद्रोह से प्रेरित था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, और यहाँ पर जो है आपको मिलान करना है, 1 सेकंड, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पावना विद्रोह 1873 में हुआ, दक्कन किसान विद्रोह 75 में हुआ, सन्यासी विद्रोह 1894 में हुआ और कोल विद्रोह 1870 में हुआ। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। यहाँ पर जो आपका मिलान करना है वह पहला भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, जबकि तीसरा और चौथा ये दोनों ही गलत हैं और इसलिए 2 ऑप्शन सही नहीं हो सकते हैं। तो हम इनका देख लेते हैं विस्तृत व्याख्या क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि पावना विद्रोह 1873 से 76 के बीच में हुआ, दक्कन का किसान विद्रोह 75 में हुआ और सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो सन 1763 से लेकर के सन 1800 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, तो 1763 से लेकर के 1800 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह हुआ, जिस पर आधारित बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की। कब की, तो 1763 से लेकर के 1800 के बीच में। कोल विद्रोह कब हुआ, तो 1831 से लेकर के 1832 के बीच में। तो ये आपके राइट आंसर थे। अगला प्रश्न है, मुंगेर बरहियाताल, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था। जो मुंगेर के एक प्रसिद्ध जगह है जिसका नाम है बरहियाताल, उस विरोध का उद्देश्य क्या था, वहाँ पर लोग विरोध क्यों कर रहे थे। तो ऑप्शन ये है, बाकस्त भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना चाहते थे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाकस्त भूमि की वापसी की मांग के कारण ही मुंगेर के बरहियाताल में विरोध किया जा रहा था। अगला प्रश्न है आपके सामने, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था। तो इसके बारे में हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से चर्चा की थी और वहीं पर आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक क्वेश्चन बताए भी थे कि यहाँ से किस प्रकार प्रश्न निकल सकते हैं। और उस बहावी आंदोलन में ये भी आया था कि इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है वह आगे चल करके क्या बन जाएगा, पटना बन जाएगा। लेकिन ये पटना से प्रारंभ नहीं हुआ था, ये पटना से प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन आगे चल के ये पटना जो है इसका मुख्य केंद्र बन गया था। अब जिस किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है वह यहाँ पर व्याख्या के द्वारा समझ सकते हैं कि अंग्रेजी प्रभुसत्ता का सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती देने वाला कौन सा आंदोलन था, इसके बारे में भी चर्चा की थी। तो वह था आपका बहावी आंदोलन। सन्यासी आंदोलन हुआ, नील विद्रोह आंदोलन हुआ, कोल विद्रोह हुआ, साथ ही साथ आपका जो है मुंडा जनजाति द्वारा भी इनका विरोध किया गया। बहुत से आंदोलन हुए, लेकिन जो एक मुख्य आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा चुनौती दे रखी थी वह था बहावी आंदोलन। प्रारंभ कब हुआ, तो 19वीं शताब्दी के चौथे से 7वें दशक के बीच तक ये चलता रहा और इसे रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में
प्रारंभ किया। और ये कहाँ पे पहले चल रहा था, तो अब अरब के अब्दुल बहाव से ये प्रेरित थे और साथ ही साथ उससे कई जानदादी के प्रेरित हुए दिल्ली के संत साहब वाली उल्लाह के द्वारा। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था, रायबरेली से। कौन सा आंदोलन, तो बहावी आंदोलन रायबरेली से प्रारंभ हुआ। करने वाले कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी। और ये सबसे ज़्यादा प्रेरित कहाँ से थे, तो दिल्ली के शाह वलीउल्लाह से प्रेरित थे। लेकिन इसकी प्रारंभ इन्होंने कहाँ से किया था, मतलब सबसे पहले किसको देख के प्रभावित हुए, तो वह थे आपके अब्दुल बहाव। मगर जब दिल्ली में इन्होंने किसको देखा, संत उल्लाह को देखा, तो उनसे कई ज़्यादा भी प्रभावित हुए। सैयद अहमद वारेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों का अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। यह चाहते थे कि भारत में मुस्लिम सत्ता पुनर्स्थापित हो। सर सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गई। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 में पेशावर पर कब्जा भी कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी ढलवाए। ये भी प्रश्न वहीं पर आया था कि ऐसा कौन सा आंदोलन हुआ जिसके नेतृत्वकारी ने अपने नाम के सिक्के भी डलवाए, तो वह आंदोलन था बहावी आंदोलन। किसने चलाया था, तो सैयद बरेलवी के द्वारा इसे चलाया गया था। ये चीज़ें आप याद रखेंगे, वन लाइनर पॉइंट्स में आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कि अगले ही वर्ष इनकी बालकोट में लड़ाई करते समय मृत्यु हो गई और उसके बाद में इसका जो प्रमुख केंद्र था इस आंदोलन का वह पटना बन गया। तो इसकी शुरुआत मैंने कहा था कि पटना से नहीं हुई, रायबरेली से हुई थी। और यह आगे चलकर जब इनकी बरेलवी की मृत्यु हो जाती है तो इसका मुख्य केंद्र पटना बन जाता है। इस अवधि आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, फिर इसका नेतृत्व कौन करते हैं, मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला। ये तीनों नाम याद रखेंगे कि विलायत अली, इनायत अली, अहमदुल्ला और कासिम, इन्होंने क्या किया, पटना में इसका नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत यानी कि आज का आपका उत्तर प्रदेश, बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित हो गई। और 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेजों के विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया। यानी कि ये करना तो चाहते थे भारत में मुस्लिम धर्म का स्थापत्य, लेकिन आगे चल करके यही वहाबी आंदोलन के जो लोग थे, यही विद्रोह आगे चल के किसमें सम्मिलित हो गया, तो 1857 की क्रांति में सम्मिलित होकर अंग्रेजों को भगाने में उनका साथ देता है। अगला प्रश्न है कोका आंदोलन किसने संगठित किया। ऑप्शन ए है गुरु रामदास, बी है गुरु नानक, सी है गुरु राम सिंह और डी है गुरु गोविंद सिंह। आंसर देने से पहले अभी तक आपने जितने भी आंदोलन पढ़े हैं उनको एक बार रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले आया था नील विद्रोह, और नील विद्रोह किसने जो है इस पर सबसे ज़्यादा किसने इसे प्रसिद्ध करवाया, तो दीनबंधु ने एक नील दर्पण नामक नाटक लिख के इसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करवाई। साथ ही साथ ये नील का जो आपका व्यापार था वह क्यों घट गया था, क्योंकि अन्य विदेशों में यानी कि अन्य यूरोपीय देशों में इसकी तुलना में अत्यधिक रंग बनने लग गए थे, इसलिए भारतीय मार्केट का जो वैल्यू है वह कम हो रही थी। वहीं बात की जाए इसके बाद हमने पढ़ा सन्यासी विद्रोह, और सन्यासी विद्रोह को सबसे ज़्यादा किसने प्रसिद्ध करवाया, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद पुस्तक यानी कि उपन्यास में इसकी चर्चा करके, और जिससे कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है, जिसे सबसे पहली बार 1896 रहमतुल्लाह शानी की अध्यक्षता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। फिर हमने देखा बहावी आंदोलन, जो कि ऐसा आंदोलन था जिसने अंग्रेजों को सबसे ज़्यादा प्रभावित और चिंतित किया। साथ ही साथ इसको शुरू किसने किया था, तो बरेलवी के द्वारा इसे रायबरेली से शुरू किया गया था, जो कि अरब से जो आपके व्यक्ति थे उनसे प्रेरित थे, अरब के अब्दुल बहाव से प्रेरित थे। लेकिन इसके बाद इन्होंने जो दिल्ली के शाह वलीउल्लाह हैं जब उनसे मिले तो ये कई ज़्यादा प्रभावित हुए। जब इनकी मृत्यु हो गई, पेशावर में इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी डलवाए, और इनकी मृत्यु के बाद में पटना में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र बना, और वहाँ पर इसकी अध्यक्षता विलायत अली और कासिम, अहमदुल्ला और इनायत अली ने की। अब हम देख रहे हैं कूका आंदोलन, और कूका आंदोलन का जो संगठन है वह करने वाले थे गुरु राम सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब कूका आंदोलन के बारे में भी थोड़ा देखते हुए चलिए। जैसे कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, यानी जैसे कि बहावी आंदोलन बात की जाए शुरुआत में क्यों प्रारंभ हुआ, तो धर्म से प्रभावित होकर के, यानी कि धार्मिक जो मुस्लिम धर्म है उसका भारत में प्रचार प्रसार हो, लोग बढ़ें, दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए। तो यहाँ पर क्या था, कूका आंदोलन में ये सिख धर्म को आगे बढ़ाना चाहते थे, किंतु बाद में राजनीतिक आंदोलन में यह परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। देखिए, कोई भी आंदोलन धर्म के प्रभाव से शुरू हुआ, लेकिन जब देखा कि धर्म तो हम बाद में भी अपना ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर अंग्रेज रहेंगे तो हम खुद ही नहीं रह पाएंगे, और जब हम नहीं रह पाएंगे तो हमारा धर्म किस प्रकार पालित और पोषित हो पाएगा। इसलिए इन्होंने क्या किया कि धर्म से शुरुआत की, लेकिन अंत में जाकर के ये किस में मिल गए, तो अंग्रेजों को भगाने में, यानी कि क्रांति में इनका पूरा बोलबाला हो गया। पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल ने की थी। तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत है वो जवाहर मल ने की थी, जिन्हें मुख्यतः शियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। इनका
उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कूका आंदोलन को प्रारंभ किसने किया, तो प्रारंभ करने वाले थे भक्त जवाहर मल। कूका आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, तो 1840 के दशक में कूका आंदोलन को भक्त जवाहर मल ने जो है प्रारंभ किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो गुरु राम सिंह ने। किसने किया, गुरु राम सिंह ने इसका नेतृत्व किया। कार्य क्या था इसका, तो सिख धर्म में जो भी प्रचलित बुराइयां थी, अंधविश्वास थे, उनको खत्म करके ये धर्म को और भी ज़्यादा शुद्ध और अच्छा करना चाहते थे। 1872 में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहाँ इनकी 1885 में मृत्यु हो गई। और नेक्स्ट देखेंगे अगला, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो अभी हमने देखा बंगाल में, बिहार में, पंजाब में या महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की जो शुरुआत है, देखिए पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 के दशक में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा, पंजाब में। वो भी अगर पंजाब में भी कहाँ पे, तो पश्चिमी पंजाब में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। कैसा था, भीलों का था, गारों का था, या गोंडों का था, या कोलियों का था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गारो का। जो पागलपंथी विद्रोह है वह किसका विद्रोह था, तो वह गारों का विद्रोह था। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया, और करम शाह के पुत्र उत्तराधिकारी टीटू धार्मिक तथा राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित उन्हें जमींदारी के मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया, राजा बन गया, और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। साथ ही साथ प्रशासन चलाने के लिए उसने न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को भी नियुक्त किया। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कौन से आंदोलन के नेतृत्वकारी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए, तो याद रखेंगे वह आपका विद्रोह हो जाएगा बहावी आंदोलन, और बरेलवी के द्वारा अपने सिक्के चलवाए गए थे। अंत में मृत्यु हो गई, तो पटना उसका मुख्य केंद्र बन गया। इसी प्रकार प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ऐसा कौन सा आंदोलन रहा, ऐसा कौन आंदोलन का नेतृत्वकारी रहा जिसने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की और साथ ही साथ अपने प्रशासन के लिए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी नियुक्त किए। तो आपका आंसर हो जाएगा गारो जनजाति या गारो संप्रदाय के द्वारा किया गया पागलपंथी विद्रोह, और इसका नेतृत्वकारी उस समय कौन था, तो टीटू। कौन था, टीटू। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न है आपका, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। अब स्थापना की बात पूछी गई है, तो पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है बुल्ले शाह ने, बी है करम शाह ने, सी है यदुवेंद्र शाह ने, और डी है स्वामी सहजानंद ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, करम शाह ने। देख लीजिए, जिसे उत्तरी बंगाल में करम शाह ने चलाया था। किसने चलाया था, करम शाह ने। और इसके बाद इनके पुत्र जो उत्तराधिकारी हुए टीटू, उन्होंने क्या किया, इसका प्रशासन बाखूबी संभाल लिया। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए है आगा मोहम्मद रजा, बी है दादू मियाँ, सी है शमशेर गाजी, और डी है वाजिद अली। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दादू मियाँ। दादू मियाँ फराजी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। और पागलपंथी के प्रमुख नेता कौन थे, करम शाह। उनके पुत्र कौन हुए, टीटू, जिन्होंने अपने प्रशासन को संभालने के लिए न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और कलेक्टर को नियुक्त किया था। सन्यासी विद्रोह में प्रमुख जो उसे आगे बढ़ाने में कौन थे, तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। नील विद्रोह में दीनबंधु का नाम आता है। वहीं अगर हम देखते हैं बहावी आंदोलन, तो बरेलवी का नाम आता है। और अब ये फराजी जो आंदोलन है, ये बंगाल के फरीदपुर में हाजी सरियातुल्लाह द्वारा चलाया गया था। इसे चलाया किसने था, तो हाजी सरियातुल्लाह ने इसे चलाया था। ये लोग अपने धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरियतुल्लाह ने पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 62 के दौरान चला। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो याद रखेंगे कि जो ऐसा आंदोलन बताइए जिसके आंदोलनकारी आगे चल करके बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो ये कौन से आंदोलनकारी थे, ये थे आपके फराजी आंदोलनकारी, यानी कि फराजी विद्रोह के जो आंदोलनकारी थे आगे चल करके बहावी आंदोलन में शामिल हो गए। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, फराजी कौन थे। ऑप्शन है हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी, बी है दादू के अनुयायी, सी है आर्य समाज के अनुयायी, और डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो हमने देखा अभी कि जो फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। तो किसने चलाया था, सरियतुल्लाह ने। इनके पुत्र का क्या नाम था, तो दादू मियाँ। कौन थे, दूदू मियाँ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फराजी हाजी सरियतुल्लाह के अनुयायी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन
का नेतृत्व किया? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। कहाँ से किया? ऑप्शन ए है केरल से, बी है महाराष्ट्र से, सी है मैसूर से और डी है तेलंगाना से। तो कहाँ से किया? केरल से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे 1805 में ट्रावरकोर यानी कि केरल में वेलेजली ने सहायक संधि करने पर विवश कर दिया, लेकिन इनकी संधि से महाराजा प्रसन्न नहीं थे, शर्तों से प्रसन्न नहीं थे, आनाकानी तथा धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिमेंट का व्यवहार भी बहुत घृष्टतापूर्वक रहा। फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसने बनायर बटालियन के समर्थन ने उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए लगानी पड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के रामोसी कृषक जत्था किससे स्थापित किया? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति रनाडे, बी है गोपाल कृष्ण गोखले, सी है वासुदेव बलवंत फड़के और डी है ज्योतिबा फूले। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी कृषक जत्था का स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपके सामने, रामोसी विद्रोह को सही रूप में भौगोलिक इलाके में हुआ। रामोसी जो विद्रोह है वह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ? पश्चिमी भारत में, पूर्वी घाट में, पूर्वी भारत में या पश्चिमी घाट में? तो यहाँ पे आंसर आपको दिख रहा होगा पश्चिमी घाट में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब ये आपका जो रामोसी कृषक था, ये अग्रणीय वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई तथा 1883 में आमरण अनशन से इनकी मृत्यु हो गई। तो बात आती है किसकी? रामोसी कृषक जत्था की। तो इसको एकत्रित करने या इसको आगे बढ़ाने का जो काम है वह किया था रामोसी जनजाति के लोगों को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए वासुदेव बलवंत फड़के ने इसे शुरू किया था, क्योंकि वह चाहते थे कि लोग क्या हो, कृषक एक जत्था तैयार हो जो कि सैनिक रूप से भी अपने आप को प्रशिक्षित कर सके। साथ ही साथ इनको काला पानी की सजा हुई और वहाँ आमरण अनशन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र रहा? तो यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है, आंसर भी दिख चुका होगा। तो बिहार शरीफ, कोल्हापुर, सूरत या सिलहट? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल्हापुर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव बलि प्रथा पर निषेध के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या था? कि अंग्रेज चाहते थे कि मानव बलि को बंद किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, और इसके विरोध में किस जो है जनजाति ने विरुद्ध इसके आंदोलन प्रारंभ कर दिया? तो ऑप्शन है कुकी, बी है खोंद, सी है उराव और डी है नायकदा। तो जब हमने इसकी विस्तृत व्याख्या ली थी तभी बताया था कि खोंद जनजाति, काफ़ी इसके बारे में चर्चा की थी कि खोंद जनजाति के लोगों को अंग्रेज चाहते थे कि ये क्या करें, ये मानव बलि को बंद कर दें, लेकिन इसका जो है इन लोगों को पसंद नहीं आया और इसके चलते इन्होंने आंदोलन कर दिया। ये जनजाति तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैली हुई थी, जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहती थी। साथ ही साथ इन्होंने 1817 से 56 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिश्नोई ने किया। किसने किया? चक्र बिश्नोई ने इसका आंदोलन वो नेतृत्व किया और अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण इनके ऊपर किया गया, जमींदारों और शाहूकारों के प्रवेश पर संबंधित, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 में चक्र बिश्नोई लुप्त हो गया, जिसके बाद आंदोलन समाप्त हो गया। यानी कि यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि जमींदार और ठेकेदार निर्धारित कर दिया और उनकी ज़मीन पर स्वयं खेती करवाने का, या वो खेती करेंगे लेकिन किसके अंडर में? तो ठेकेदारों के अंडर में, और जो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही थी इसके चलते इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने कि कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है बुद्धू भगत, सी है सुरगा और सी है सिगराय और डी है जतरा भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का जो नेतृत्व करने वाले थे वह थे बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है आपके सामने, और ये कोल विद्रोह हुआ कहाँ पर था? तो छोटा नागपुर के पठार में हुआ था। 1831 से 32 के बीच में बुद्धू या बुद्धो भगत के द्वारा इसे किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? ऑप्शन ए है कच्छ, बी है सिंहभूम और सी है पश्चिमी घाट, डी है सतारा। तो कहाँ पर हुआ था? सिंहभूम में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर पठार के सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, मानभूम क्षेत्रों में हुआ। साथ ही साथ ये आर्थिक व राजनैतिक स्वरूप का था। विद्रोह में
पनपने का सर्वप्रमुख कारण इस क्षेत्रों में जमींदारों द्वारा भूमि कर अत्यधिक बढ़ाया जाने लगा, यानी कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भूमि कर बढ़ाया गया, जिस कारण बुद्धो भगत ने इसका आंदोलन किया और इसके नेतृत्वकारी बने और 1831 में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गंगा नारायण के द्वारा किया गया। विद्रोह रुक रुक कर 1848 तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। अगला प्रश्न है आपके सामने, वघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? सूरत में, पूना में, कालीकट में, बड़ौदा में। तो कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बड़ौदा में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अब देख लीजिए वघेरा विद्रोह के बारे में क्या बताया गया है। वघेरा जो विद्रोह है यह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध वघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा में गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बेघरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त भी हो गया। तो बघेरा विद्रोह क्यों प्रारंभ हुआ था? इसका प्रमुख कारण क्या था? तो जो गायकवाड़ थे वहाँ पर जो भूमिहीन लोग थे, या कह सकते हैं कि बेघर लोग थे, उनसे बेघरों से अधिक कर जो है वो वसूल कर रहे थे। जो बेघर वहाँ के लोग थे, वहाँ उन प्रदेश के उन जनजाति के, कह सकते हैं उस समुदाय के बघेरों से बहुत ज़्यादा वे कर वसूल रहे थे, जिस कारण बघेरों के सरदार ने यह आंदोलन प्रारंभ कर दिया और जो 1820 में समाप्त भी हो गया था। अगला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको कुछ कूट दिए गए हैं और जिनका आपको मिलान करना है कि 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है। तो यहाँ पर आपका जो सबसे पहले हुआ था वह हुआ था बंगाल का सिपाही विद्रोह। और सिपाही विद्रोह क्या था कि जब वारेन हेस्टिंग्स जब आपका रॉबर्ट क्लाइव जब 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ रहा था, एक सेकेंड, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, 1757 में तो प्लासी का युद्ध हुआ था। यहाँ पर जब 1857 में बंगाल विद्रोह हुआ था, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एक सैनिक जत्था जा करके किससे मिल गया था? आपका मीर कासिम से मिल गया था, और जिसके चलते आपका जो बंगाल विद्रोह है वह हुआ था, बंगाल का सिपाही विद्रोह। तो ये घटना आपकी सबसे पहले हुई थी, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। देन आपका बेल्लोर का सिपाही विद्रोह हुआ था, तो 3, फिर आपका कच्छ का विद्रोह हुआ और फिर संथाल विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए और सारे सन भी देख लीजिए। 1857 के पूर्व उपर्युक्त विद्रोहों का क्रम इस प्रकार है। बंगाल का सिपाही विद्रोह, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि में मीर कासिम से जा मिली थी। तो यहाँ पर कौन सा विद्रोह हो गया था? इस कारण हुआ था आपका बक्सर का सिपाही विद्रोह। नेक्स्ट हुआ बेल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में, फिर कच्छ का विद्रोह 1819 से 31 के बीच में, कोल विद्रोह 31 से 32 के बीच में और संथाल विद्रोह 55 से 56 के बीच में। अगला प्रश्न है आपके सामने, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? ऑप्शन है वेलेजली, बी है लॉर्ड मिंटो, सी है कार्नवालिस और डी है सर जॉर्ज बार्लो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर जॉर्ज बार्लो के समय में वेल्लोर का विद्रोह हुआ था। देखिए अगला प्रश्न है। यहाँ पर जो प्रश्न है वह ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इस कारण व्याख्या भी साथ में ही देखेंगे कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए है 1807 से 8 में, 1820 में, 1858 से 59 में और डी है 1889 में। तो यहाँ पर व्याख्या में आपकी बताया गया है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि इस क्षेत्र में विद्रोह हुआ और जिसकी एक लंबी श्रृंखला है। इस क्षेत्र में पहले विद्रोह कौन सा हुआ? तो चेरो विद्रोह हुआ सन 1800 ईस्वी में, कोल विद्रोह हुआ 1831 से 32 में, फिर संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच में हुआ, देन मुंडा विद्रोह भी 1899 से 1900 के बीच में हुआ। यदि हो विद्रोह की बात की जाए तो 1820 से 21 में हुआ, इसलिए विकल्प कौन सा सही होगा? बी सही होगा। लेकिन यहाँ पर हम पूर्णतः भी विकल्प को सही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई भी विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि इस क्षेत्र में जो विद्रोह हुए वह लगातार आपके सामने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? ऑप्शन ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है सिंध और डी है काठियावाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। वहीं बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र बना था वह कौन बना था? तो पटना बना था, जब बरेलवी की
मृत्यु हो गई थी, जबकि वह प्रारंभ कहाँ से हुआ था, तो आपका रायबरेली से प्रारंभ हुआ था। आज के क्वेश्चंस हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि अगर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको देखने में बोरियत महसूस होगी। यकीन मानिए ये प्रश्न यदि आप पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखेंगे, तो ये आपका जो फर्स्ट पार्ट आया वो व्याख्या से रिलेटेड था। देन आपका सेकेंड पार्ट आया, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए, और अब हमारा जो थर्ड पार्ट आएगा उसमें हम बचे हुए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके आगे के वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए, और इस सीरीज को बार बार देखते रहिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आप चीज़ों को ना भूल पाएँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe.